अगर आप एक स्प्रिंग लेते हैं और उसका एक एंड सीलिंग में फिक्स कर देते हैं और दूसरे एंड में इस तरह का एक मास, आप कह सकते हैं वेट, एक वेट यहाँ पर अटैच करके अगर इसे रिलीज कर देते हैं, छोड़ देते हैं, तो होगा क्या? तो फिर ये बॉडी जो है इस तरह से ऑसिलेट करता रहेगा, यानी कि स्प्रिंग जो है एलोंगेटेड होगा, फिर स्ट्रेच्ड होगा, एलोंगेटेड होगा और फिर कंप्रेस्ड होगा, फिर एलोंगेटेड होगा। इस तरह से ये ऑसिलेट करता रहेगा। सवाल में ये पूछा गया है, आज का जो सवाल हम लोग सॉल्व करेंगे उसमें ये पूछा गया है कि ये जो इस तरह से ऑसिलेट करेगा तो इस स्प्रिंग में मैक्सिमम एक्सपेंशन कितना होगा, यानी कि पूछा गया है कि यहाँ से यहाँ तक का ये जो डिस्टेंस है यही स्प्रिंग में एक्सपेंशन है। तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस कितना होगा, प्रोवाइडेड दैट स्प्रिंग का जो बेसिक प्रॉपर्टी है, जो स्प्रिंग कांस्टेंट जिसे हम कहते हैं, वो कितना है। अगर ये गिवन रहे तो फिर हमें ये मैक्सिमम एक्सपेंशन पता करना होगा। क्वेश्चन है IIT JEE 2002 का। यहाँ पर कहा गया है कि एक आइडियल स्प्रिंग है विथ स्प्रिंग कांस्टेंट K is hung from the ceiling and a block of mass m, इस ब्लॉक का मास m है, is attached to its lower end, इस तरह से attached है नीचे। The mass is released with the spring initially unstretched, तो स्प्रिंग जो है initially unstretched था। यहाँ पर सिचुएशन देख ली, स्प्रिंग जो है initially unstretched था, मासलेस स्प्रिंग है, नियरली नेग्लिजिबल मास का स्ट्रिंग है। सो इसके मास के कारण जो भी एक्सपेंशन हो रहा उसे हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं। सो अनस्ट्रेच्ड स्प्रिंग जो है यहाँ पर उसके साथ अटैच किया हुआ इस बॉडी को और फिर रिलीज किया गया इस बॉडी को, तो ये बॉडी इस तरह से ऑसिलेट कर रहा है। So the mass is released with the spring initially unstretched, then the maximum extension in the spring is ओके। तो इसे हम लोग दो तरीके से इसका अप्रोच ले सकते हैं। एक तो जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, यानी कि इसमें ये बॉडी जो नीचे जाएगा तो उसका पोटेंशियल एनर्जी में ड्रॉप होगा, तो वो एनर्जी जाएगा कहाँ, वो एनर्जी इसी स्प्रिंग में, इसी स्ट्रेच्ड स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी के तौर पे वहाँ पर स्टोर्ड हो जाएगा। तो वहाँ वो जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, यहाँ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, मास से नीचे जाने के कारण, दैट एनर्जी विल बी इक्वल टू स्प्रिंग के एक्सटेंशन के कारण जो पोटेंशियल एनर्जी इसमें स्टोर्ड होगा, वो दोनों एनर्जीज जो है बराबर होगा। इस तरीके से हम इसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। और दूसरा तरीका जो ये है कि अगर हम इस बॉडी को धीरे धीरे हम इसे रिलीज़ करते हैं, एक ही बार में छोड़ नहीं देते, बल्कि धीरे धीरे इसे नीचे उतारते हैं, और नीचे उतारते उतारते एक पॉइंट ऐसा आएगा जिस पॉइंट में या जिस सिचुएशन में जाकर ये बॉडी और नीचे नहीं जाएगा, बल्कि वो वहाँ पर फिक्स हो जाएगा या रुक जाएगा वो बॉडी, और स्प्रिंग उसे ऊपर की तरफ खींचेगा, ग्रेविटी उसे नीचे की तरफ खींचेगा, तो वो वहाँ पर एक इक्विलिब्रियम पोजीशन में रहेगा। यहाँ पर अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन का कॉन्सेप्ट को आप अप्लाई करते हैं तो फिर ये उस तरीके से भी सॉल्व हो सकता है। अगर आप इस चैप्टर को पढ़ते हुए, वर्क एनर्जी पावर, इस चैप्टर को पढ़ते हुए थोड़ा बहुत अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है उसे भी अप्लाई करते हुए चले, तो इस चैप्टर के क्वेश्चंस कभी कभार आसानी से सॉल्व हो जाता है, जहाँ पर स्प्रिंग एसोसिएटेड होगा मोस्टली। और सिंपल हार्मोनिक मोशन जब आप पढ़ेंगे तो आपका एक बेसिक आइडिया रहेगा आपके पास, और फिर आप उस चैप्टर को बेटर समझ सकते हैं। तो वो जो पोजीशन, जिस पोजीशन में ये बॉडी, यहाँ तो हमने अचानक छोड़ दिया इस बॉडी को अचानक छोड़ने के कारण ये इस तरह से ऑसिलेट कर रहा, लेकिन अगर इसे हम धीरे धीरे उतारें तो बीच में किसी एक जगह पे जाके ये बॉडी जो है कुछ इस सिचुएशन में सिचुएटेड होगा, इस सिनेरियो में रहेगा। तो ये जो पोजीशन है, ये पोजीशन इस पूरे ऑसिलेटरी मोशन जो है, सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है इस बॉडी का जो परफॉर्म हो रहा, उसका मेन पोजीशन होगा। यानी कि अगर आप इस लेवल को देखें और इस लेवल को देखें, ये लेवल ठीक उसके बीचों बीच होना चाहिए, क्योंकि एक ऑसिलेशन में उसका जो मेन पोजीशन होता है
उस मीन पोजीशन के एक तरफ वो जितना डिस्प्लेस्ड होता है दूसरे तरफ भी उतना ही डिस्प्लेस्ड होता है, जिस डिस्प्लेसमेंट को हम लोग एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो ये ऊपर जितना जाएगा मीन पोजीशन से, नीचे भी मीन पोजीशन से उतना ही जाता है। यानी कि ऐसा सिनेरियो जहाँ पर कि ये फोर्स के इक्विलिब्रियम में रहेगा, इस सिनेरियो में जितना स्ट्रेच होगा स्प्रिंग में, मैक्सिमम एक्सपेंशन ठीक उसी का दुगना होगा। तो ये दोनों अप्रोचेस से हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। पहले तो पहला अप्रोच ले लेते हैं। पहला अप्रोच से हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को अप्लाई करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, इन लेवल्स को, चलिए स्प्रिंग को ही देख लेते हैं, मास को कंसीडर ना करके मैं स्प्रिंग का लास्ट एंड जो है उससे कंसीडर कर रहा हूँ, ताकि कोई किसी तरह का कन्फ्यूजन ना हो, कि आपको ऐसा ना लगे कि एक्सपेंशन में मास जो है वो भी एक्सपैंड कर रहा है या नहीं, ऐसा कोई कन्फ्यूजन ना रहे। मैं सिर्फ स्प्रिंग के एक एंड को, मतलब लास्ट जो पॉइंट है स्प्रिंग का, उसी को कंसीडर कर रहा हूँ। तो पहला जो तरीका होगा, पहले तरीके से जब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे, फर्स्ट वे से जब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को यहाँ पर अप्लाई करेंगे। सो यहाँ पर अगर स्प्रिंग में मैक्सिमम एक्सपेंशन की बात हो तो स्प्रिंग में मैक्सिमम एक्सपेंशन होगा इतना। लेट अस से कि स्प्रिंग में मैक्सिमम एक्सपेंशन जो है दैट इज डेल्टा एक्स, यहाँ से यहाँ मैक्सिमम एक्सपेंशन। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये जो बॉडी है, ये बॉडी एम मास का बॉडी कितना नीचे उतरा, डेल्टा एक्स नीचे उतरा, यानी कि इसने कितना पोटेंशियल एनर्जी लूज किया, mg डेल्टा एक्स, इसका मास इंटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू कितना ये नीचे उतरा विच इज डेल्टा एक्स। तो mg डेल्टा एक्स ये इस बॉडी के पोटेंशियल एनर्जी में ड्रॉप हुआ। अब वही एनर्जी इसके इस स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी के तौर पे यहाँ पर स्टोर्ड हो जाएगा, और स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर्ड रहता है दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू इसका स्प्रिंग कांस्टेंट इंटू जितना ये स्ट्रिंग स्ट्रेच्ड हुआ उसका स्क्वायर। कितना स्ट्रेच्ड हुआ, डेल्टा एक्स स्ट्रेच्ड हुआ। तो फिर ये दोनों क्वांटिटीज़ जो है बराबर होना चाहिए। एनर्जी, इसने जो पोटेंशियल एनर्जी लूज़ किया, इसने कितना पोटेंशियल एनर्जी लूज़ किया, इसने पोटेंशियल एनर्जी लूज़ किया इसका मास इनटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनटू जितना ये नीचे उतरा। तो इतना पोटेंशियल एनर्जी इसने लॉस किया, और इसने स्प्रिंग ने कितना पोटेंशियल एनर्जी गेन किया, ये पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। और दूसरा जो पोटेंशियल एनर्जी की हम बात करें वो स्प्रिंग में जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड रहता है ड्यू टू इट्स एक्सपेंशन और कंप्रेशन। सो यहाँ पर दैट इज हाफ, वो जो एनर्जी स्टोर्ड रहता है ड्यू टू इट्स एक्सपेंशन वो होता है हाफ इंटू स्प्रिंग कांस्टेंट इंटू डेल्टा एक्स विच इज द एक्सपेंशन इन द स्प्रिंग उसका स्क्वायर। तो यहाँ से इन दोनों को कैलकुलेट कर लेने से हमें डेल्टा एक्स का वैल्यू मिल जाएगा, और सवाल में वही पूछा गया है। देन द मैक्सिमम एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग इज, एंड द मैक्सिमम एक्सटेंशन इज डेल्टा एक्स। तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि ये जो है डेल्टा एक्स एक डेल्टा एक्स को कैंसिल कर देगा। ओके, सो हमें चाहिए डेल्टा एक्स। सो यहाँ से देख ले डेल्टा एक्स, दैट डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से 2 इधर चला गया, सो 2mg डिवाइडेड बाई ये k स्प्रिंग कांस्टेंट, सो 2mg डिवाइडेड बाई k, दिस इज द राइट ऑप्शन। तो ये हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से इसे सॉल्व किया। अभी अगर हम लोग इस इक्विलिब्रियम पोजीशन को देख लेते हैं, यहाँ का एक्सपेंशन को देख लेते हैं, लेट अस से दैट एक्सपेंशन इज डेल्टा y, या फिर डेल्टा l कर देता हूँ मैं इस बार। दैट एक्सपेंशन इज डेल्टा l, दैट मीन डेल्टा x विल बी डबल ऑफ डेल्टा l। अब डेल्टा एल अगर आप पता करते हैं यहाँ से, तो आप कुछ इस तरह से पता करेंगे कि यहाँ पर ये इक्विलिब्रियम सिचुएशन है, मतलब फोर्सेस जो है इक्विलिब्रियम में है, यानी कोई मूवमेंट नहीं है, स्टैटिक सिचुएशन है ये। इस बॉडी को हमने धीरे 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 नीचे उतारा विदाउट एनी एक्सेलरेशन, बहुत स्लोली इसे हमने नीचे उतारा, और यहाँ पर आके हमने देखा कि हमारा हाथ जो है धीरे धीरे नीचे तो उतर गया लेकिन बॉडी यहीं पर रुक गया, यानी इस बॉडी को और सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। इस बॉडी पे जो mg लग रहा है,
जो mg यानी कि कैपिटल M है या स्मॉल लेटर m है, कैपिटल M है। ओके, सो मैं इसे थोड़ा चेंज कर दूँ। सो ग्रेविटेशनल पुल जो इसे नीचे की तरफ खींच रहा है विच इज़ mg, और यहाँ पर स्प्रिंग इस बॉडी को ड्यू टू इट्स एक्सपेंशन, स्प्रिंग इस बॉडी को जो ऊपर की तरफ खींच रहा है दैट इज kx। स्प्रिंग में जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है ड्यू टू इट्स एक्सपेंशन, के यहाँ पर x तो नहीं है, डेल्टा L मुझे कहना चाहिए, बिकॉज स्प्रिंग में एक्सपेंशन डेल्टा L हुआ है। सो स्प्रिंग जब एक्सपेंडेड होता है, उसका जब एक्सपेंशन होता है तो फिर वो एक रिस्टोरिंग फोर्स, उधर उसे अगर एक्सपैंड करे तो वापस ये कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है। वो जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है दैट इज इक्वल टू स्प्रिंग कांस्टेंट इनटू उसे जितना एलोंगेट किया गया, एक्सपैंड किया गया। तो यहाँ से अगर हम डेल्टा L पता करते हैं तो बड़े आसानी से हम उसे पता कर सकते हैं, बिकॉज इक्विलिब्रियम पोजीशन है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं k डेल्टा L इज इक्वल टू mg, और यहाँ से डेल्टा L इज इक्वल टू mg डिवाइडेड बाई k। और चूंकि बिकॉज डेल्टा x मैक्सिमम एक्सपेंशन शुड बी ट्वाइस ऑफ डेल्टा L, तो फिर हम यहाँ से कह सकते हैं दैट मैक्सिमम एक्सपेंशन इज 2mg डिवाइडेड बाई k, 2 इंटू mg डिवाइडेड बाई k। तो इस तरह से इस प्रॉब्लम को आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, दो ऐसा स्टैंडर्ड तरीका जिसका कि एप्लीकेशन बहुत जगहों पर होता है। सो यहाँ पर ये जो है ये मीन पोजीशन कहते हैं हम इसे। मीन पोजीशन से यहाँ पर ये इस बॉडी का जो ऑसिलेशन होगा ये नीचे जितना जाएगा ठीक उतना ही ऊपर जाएगा। दैट इज व्हाई डेल्टा x इज ट्वाइस ऑफ डेल्टा L।